नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड टॉपिक लेकर आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है असमानवर्ती गति, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने एक समानवर्ती गति के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया था और आज की इस वीडियो में हम असमानवर्ती गति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे, सोल्व करेंगे। इसके साथ में हम वर्तीय गति के लिए जो गति के समीकरण है उनका भी आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए। और विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर असमानवर्तीय गति। लास्ट टाइम पर हमने देखा था एक समानवर्ती गति और यहाँ पर है असमानवर्तीय गति। एक समानवर्ती गति का मतलब तो क्या था कि यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है, अर्थात उसके वेग का जो परिमाण है वो यदि नियत रहता है, तो उस गति को हमने एक समानवर्ती गति कहा था। यहाँ पर क्या है कि जो पार्टिकल है वो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और उसकी चाल लगातार परिवर्तित हो रही है। यदि चाल में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उस वर्तीय गति को हम असमानवर्ती गति कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि यदि कोई कण परिवर्ती चाल से या असमान चाल से वर्तीय पथ पर गति करता है तो वह गति असमानवर्ती गति कहलाती है। क्लियर? और देखिए, जब वर्तीय गति कोई कण करता है तो उस पर दो प्रकार के त्वरण काम करेंगे और दो प्रकार के बल काम करेंगे। उन दोनों का ही हम यहाँ पर सूत्र, फॉर्मूले और आए कहाँ से, कैसे काम करते हैं, उनका हम अध्ययन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिक जानकारी लेंगे, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सोल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं। यदि कोई कण परिवर्ती चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए, वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाए, तो उसे असमानवर्तीय गति कहते हैं। असमानवर्तीय गति कहा जाता है। असमानवर्तीय गति कहा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको हम कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, जब असमानवर्ती गति होती है, मैं आपके सामने डायग्राम रख देता हूं। ये हमारे पास में एक सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ का केंद्र है और कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो वृत्ताकार पाथ है उसकी रेडियस है स्मॉल r और कण है उसका किसी क्षण विशेष पर जो वेग है वो है v। देखिए, यहाँ पर वेग लगातार बदल रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। कण का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m हम कंसीडर करके चलेंगे, वेग इसका है v। अब देखिए, इस कण स्मॉल m द्रव्यमान पर दो प्रकार के एक्सेलरेशन काम करेंगे। हम ये जानते हैं कि जब कोई कण वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती है, तो उसकी दिशा क्या होगी, लगातार बदलेगी। और उस लगातार दिशा बदलने के कारण से, दिशा में परिवर्तन होने के कारण से एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाता है, उसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। उसकी डायरेक्शन परिधि से केंद्र की ओर होती है। परिधि से केंद्र की ओर क्या क्रिएट हो रहा है, एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, उसको हम AC से लिखते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है।
ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो वेग की दिशा में परिवर्तन के कारण से क्रिएट होता है। ये एक समानुवर्ती गति में भी क्रिएट होता है। फिर यहां पर वेग की दिशा तो चेंज होती है, साथ में क्या परिवर्तित होता है, वेग का परिमाण भी बदलता है। वेग की वैल्यू जो मान है वो भी नियत नहीं रहता है, क्योंकि यहां पर यह है असमानवर्ती गति। असमानवर्ती गति में वेग भी लगातार बदलेगा और वेग के मान में परिवर्तन के कारण से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, और उसकी डायरेक्शन वेग की दिशा में होती है। ये है स्पर्श रेखीय त्वरण, जिसको हम AT से पुट कर रहे हैं। किससे लिखा जा रहा है? AT से। दोनों के फॉर्मूले देख लेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये जो AT है वो वेग की दिशा में, और ये जो AC है वो वेग के लंबवत और AT के भी लंबवत होता है। ये त्रिज्या के अनुदिश होता है। AC किधर है? त्रिज्या के अनुदिश होता है। क्लियर हो जाना चाहिए, सारा सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। देखो, यदि हम यहां पर कंसीडर कर लें कि मान लिया हमने माना कण का वेग, किसी क्षण विशेष पर कण का वेग क्या है? v वेक्टर, तथा कोणीय वेग ओमेगा है। कोणीय वेग कितना है? ओमेगा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं वेग तथा रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा के मध्य। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था v वेक्टर होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। v वेक्टर बराबर क्या होता है? ये रिलेशन होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। इसको हम t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के रेस्पेक्ट यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dv/dt बराबर, यहां पर दो राशियां हैं। एक बार तो हम इस ओमेगा वेक्टर को एज डीज रख लेते हैं। ओमेगा वेक्टर का मैंने कर दिया है अवकलन, आर वेक्टर को एज डीज रख लिया। एक बार ओमेगा वेक्टर को एज डीज रख लिया, आर वेक्टर का कर दिया। ठीक है। और देखिए, इसे हम dv/dt, ये हो गया हमारे पास में एक्सेलरेशन। यह है परिणामी त्वरण। ये क्या है? परिणामी त्वरण है A। और ये जो A है ये dω/dt। dω क्या होता है? देखिए, ओमेगा है कोणीय वेग और dω का मतलब है कोणीय वेग में परिवर्तन। और समय के रेस्पेक्ट जब कोणीय वेग में परिवर्तन होता है तो कोणीय त्वरण क्रिएट होता है, जिसको हम अल्फा से पुट करते हैं। जिसे किससे लिखा जाता है? अल्फा से लिखा जाता है। तो ये हमारे पास में आ गया है अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, फिर प्लस में dr/dt, मतलब यहाँ पर r में जो परिवर्तन है वो उसे हम लिख सकते हैं। ये जैसे वैल्यू है बहुत छोटी अल्प वैल्यू के लिए हम पुट कर रहे हैं, इसे हम v वेक्टर लिख सकते हैं। देन यहाँ से क्या आ जाएगा? ये जो फॉर्मूला है इसे हम और क्या लिख सकते हैं? a वेक्टर इक्वल टू, देखो ये तो है अल्फा क्रॉस r, और अल्फा क्रॉस r इसको हम लिख सकते हैं AT वेक्टर, फिर प्लस में ओमेगा वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, इसको हम लिख रहे हैं AC वेक्टर। तो ये आ गया हमारे पास में कुल त्वरण, और कुल त्वरण है वो स्पर्श रेखीय त्वरण तथा अभिकेंद्रीय त्वरण के योग के बराबर होता है। ये जो AT है, AT यहाँ पर हमने किसके इक्वल लिखा है? अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के इक्वल लिखा है। तो यहाँ पर आप देखें समझें, AT वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, इसको हम कह रहे हैं स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण ये हो गया है AC, जिसे हमने ओमेगा वेक्टर क्रॉस
v वेक्टर के इक्वल लिखा है। ओके, और इसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। ये क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण है। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो परिणामी त्वरण है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका जो परिमाण है, इसका परिमाण है उसको हम ए से लिख दें। ये दोनों हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो AT का स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर की योग के बराबर होता है। ये भी यहां पर स्पष्ट कर लीजिए। देखिए AT का मतलब क्या है? स्पर्शरेखीय त्वरण। AC का मतलब क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। AC है वो परिधि से केंद्र की ओर, और AT है वो इस वर्तीय पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, इसलिए इसको स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं वेग की दिशा में, और ये वेग के लंबवत होता है। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। अब देखिए मैं एक बार इन सबको यहां से हटा रहा हूं, और फिर हम बात करेंगे स्पर्श रेखीय त्वरण को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, और अभिकेंद्रीय त्वरण को हम और किस प्रकार से लिखेंगे। इनकी दिशाओं की यहां पर थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहां तक क्लियर हो चुका है? चलिए देख लीजिए। मैं एक बार यहां पर आपको स्पष्ट कर देता हूं। स्पर्श रेखीय त्वरण, ये है स्पर्श रेखीय त्वरण, और ये जो स्पर्श रेखीय त्वरण था इसको हमने अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर के स्थान पर पुट किया। अब देखो अल्फा है कोणीय त्वरण। देखो यहां पर तीन प्रकार के एक्सेलरेशन आ चुके हैं। कोणीय त्वरण अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है, और कोणीय जो त्वरण होता है वो होता है डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी मतलब कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। और कोणीय वेग में परिवर्तन तभी होगा जब वेग में लगातार परिवर्तन होगा, मतलब वेग के परिमाण में लगातार परिवर्तन होगा। एक समानुवर्ती गति में कोणीय त्वरण 0 होता है, क्योंकि ओमेगा वहां पर नियत रहता है। ओमेगा क्या रहता है? नियत। तो यहां पर परिवर्ती चाल जब होगी, मतलब असमानुवर्ती गति होगी, तब ही अल्फा अशून्य होगा। समझ में आ गया? तो अल्फा कोणीय त्वरण है जो कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब इसकी डायरेक्शन, इसकी दिशा, ये एक अक्षीय सदिश होता है जिसकी दिशा इसकी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। जैसे कर्ण मेरी अंगुलियों की दिशा में चक्कर लगा रहा है, तो इस अल्फा की डायरेक्शन अंगूठे की दिशा में होगी, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ये क्लियर हो गया? तो अल्फा की डायरेक्शन किधर है? बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। जबकि आर किधर है? आर है बोर्ड के तल में। आर किधर है? बोर्ड के तल में। तो अल्फा और आर दोनों के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है। तो 80 का जो परिमाण है वो अल्फा इंटू आर के इक्वल आ जाएगा। 80 का परिमाण किसके इक्वल आ जाएगा? अल्फा इंटू आर के तुल्य। क्लियर हो गया? फिर मैं बात करता हूं यहां पर AC। तो देखिए AC क्या है? ओमेगा वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ये था। अब ओमेगा वेक्टर किधर होता है? ये बोर्ड के तल के लंबवत। ओमेगा भी किधर है? बोर्ड के तल के लंबवत। जबकि V किधर है? बोर्ड के तल में। दोनों के बीच का कोण फिर से 90 डिग्री, और साइन 90 का मान हो जाता है 1। तो इसका जो परिमाण है वो कितना आएगा? ओमेगा V। और V बराबर हम क्या पुट कर देंगे? V बराबर हम ओमेगा R पुट कर देंगे।
तो AC बराबर हमारे को क्या मिल गया है, ओमेगा स्क्वायर आर, या हम ओमेगा की जगह V बट्टे में R लिख देते तो V स्क्वायर बट्टे में R मिल जाता। यह है अभिकेंद्रीय त्वरण। अब जो कुल जो मान है A, उसका परिमाण हमारे पास में क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का रूट, इसे हम अल्फा R का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर का रूट भी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए असमानुवर्ती गति के अंदर क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा। तो आपको यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो कि भाई वेग इतना है और उसमें परिवर्तन इस हिसाब से हो रहा है, इतने त्रिज्या के पथ में चक्कर लगा रहा है, तो यहां से हम परिणामी त्वरण ज्ञात करेंगे। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, मैं यहां पर लेता हूं एक टेबल से आपको समझाता हूं कि कौन सी गति होगी जब AC और AT के विभिन्न मान होंगे। चलिए देख लीजिए, मैं यहां पर एक टेबल के जरिए समझाऊंगा, तुरंत आप समझने का प्रयास करेंगे। मैं ले रहा हूं अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, फिर मैं ले रहा हूं स्पर्शरेखीय त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण, और अंत में हम बात करते हैं कुल त्वरण की, कुल त्वरण। और फिर मैं बात करूंगा इसी कुल त्वरण के साथ में ही कि वो किस प्रकार की गति हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभिकेंद्रीय त्वरण है वो है AC, AC बराबर 0 और स्पर्शरेखीय त्वरण AT बराबर भी 0, तो कुल जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा और जो कण है वो सरल रेखीय पथ पर गति करेगा, एक समान चाल से, एक समान वेग से सरल रेखीय पथ पर गति करेगा। एक समान चाल से रेखीय गति होगी, एक समान चाल से कौन सी गति होगी, चाल से रेखीय गति होगी। चलिए मैं इन सबको हटाकर फिर आगे पुट कर देता हूं। हम यहां पर वर्ती गति में कण पर लगने वाले बल की भी चर्चा करेंगे। कुल त्वरण हो गया। गति का प्रकार देखिए, गति का प्रकार, तो इस स्थिति में जब एक्सेलरेशन 0 है, कुल त्वरण 0 होता है, तो एक समान रेखीय गति होगी, एक समान रेखीय गति कण करेगा। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए कि AC बराबर 0 है और AT है वो नॉट इक्वल टू 0, स्पर्श रेखीय त्वरण तो अब भी 0 नहीं है, तो कुल जो त्वरण है वो स्पर्श रेखीय त्वरण के इक्वल हो जाएगा। देन यहां से क्या आ जाएगा, कण है एक त्वरित रेखीय गति करेगा, त्वरित तो है पर अब भी वो किधर चल रहा है, एक सरल रेखा में चल रहा है, त्वरित रेखीय गति, क्योंकि स्पर्श रेखीय त्वरण काम कर रहा है, वेग की दिशा में एक्सेलरेशन काम कर रहा है, कण का पथ रेखीय होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। AC नॉट इक्वल टू 0 जबकि AT इक्वल टू 0, तब कुल जो त्वरण है वो AC के इक्वल होगा। और इस कंडीशन में, ये लास्ट कंडीशन हमने अंतिम वीडियो में देखी थी, एक समान वर्तीय गति में हमने देखी थी। तो एक समान वर्तीय गति कण करेगा यहां पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभिकेंद्रीय त्वरण काम कर रहा है, और सिर्फ अभिकेंद्रीय त्वरण काम करता है तो कण का पथ वृत्ताकार हो जाता है, एक समान वर्तीय गति होगी। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि AC भी 0 के इक्वल नहीं है, AT भी 0 के इक्वल नहीं है, तो A है वो AC प्लस AT दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। और उस स्थिति में अभी जो हम गति पढ़ रहे हैं असमान वर्तीय गति यही होगी। क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। अब देखिए असमानुवर्ती गति में जो कण है, स्मॉल m द्रव्यमान का कण है, ये वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल, कुल बल की मैं यहां पर चर्चा करता हूं। कुल बल F इक्वल टू
देखिए कुल बल है वो अभिकेंद्रीय बल और स्पर्शरेखीय बल के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से इसको हम लिख देंगे m इंटू ए सी प्लस एम इंटू ए टी। यहां से m हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, ए सी वेक्टर प्लस ए टी वेक्टर ये आ जाएगा। ए सी कितना है वी स्क्वायर अपॉन में आर, और इसको चाहे तो ए टी रहने दीजिए। ओके, अल्फा आर भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास में इधर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारे पास में जो पार्टिकल है जब वो असमानुवर्ती गति करता है तो उस पर लगने वाले बल का सूत्र फॉर्मूला आ चुका है। यदि आप इसका परिमाण लिखना चाहें तो देखिए यहाँ से परिमाण लिखना चाहें तो F बराबर आ जाएगा, m बाहर आ गया, ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर का रूट आ जाएगा। ठीक है, ए सी और ए टी हमने आपको दोनों ही स्पष्ट कर दिए हैं। विद्यार्थी यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके पश्चात हम बात करेंगे वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में गति के समीकरण। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल देखिए। इस एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है कि एक वर्तीय गति करती हुई किसी वस्तु का कोणीय विस्थापन थीटा इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 टी प्लस थीटा 2 टी स्क्वेयर। तो वस्तु का कोणीय त्वरण क्या होगा? पहले तो आपको समझना है यहाँ पर कि कोणीय त्वरण जो कि अल्फा होता है ये हमें याद करना है। कोणीय त्वरण क्या होता है? अल्फा, और अल्फा बराबर क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, जहां ओमेगा कोणीय वेग होता है और ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। इट मीन्स थीटा हमें यहां पर कोणीय विस्थापन टी के पदों में दे रखा है, तो इसको एक बार हम टी के रेस्पेक्ट जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कोणीय वेग ओमेगा आ जाएगा। जब ओमेगा आ गया तो उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट तो कोणीय त्वरण आ जाएगा। चलिए करेंगे, तो d बाई डी टी वैल्यू पुट कर देता हूं, थीटा नॉट प्लस थीटा 1 टी प्लस थीटा 2 टी स्क्वेयर। ओमेगा इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? ये तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस में थीटा 1 एजडीज रह गया, टी का हो गया 1, थीटा 2 एजडीज टी स्क्वेयर का हो गया 2t। देन यहां से थीटा 1 प्लस 2t थीटा 2 आ गया। हमें चाहिए कोणीय त्वरण अल्फा जो कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या है? थीटा 1 प्लस 2t थीटा 2। अल्फा बराबर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो गया, 2 थीटा 2 हो गया, टीका करेंगे तो 1 हो गया। तो अल्फा बराबर कोणीय त्वरण हमें कितना मिल रहा है? 2 थीटा 2 थीटा 2 मिल रहा है। ओके, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कण 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के वर्त में गति करता है। इसकी रेखीय चाल v बराबर 2t है, जहां t सेकंड में है, v मीटर प्रति सेकंड में, t बराबर 3 सेकंड पर स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण क्या है? त्रिज्यीय त्वरण भी इसको हम कह सकते हैं, इसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कह रहे हैं। ओके, तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। देखिए AC तो हम जानते हैं v स्क्वायर अपॉन आर होता है, r हमें दे रखा है, ये क्या है? r। चलिए पहले AT निकाल लेते हैं। AT बराबर dv बाई dt, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? AT। वेग हमें कितना दे रखा है? 2t। 2t को आप डिफरेंशिएट करोगे तो हमें मिल जाएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया 80। ये क्या आ गया है? 80। फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ अभिकेंद्रीय त्वरण की, AC जो कि v स्क्वायर अपॉन में r के इक्वल होती है। v स्क्वायर, v का मान कितना है? 2t, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ गया 4t स्क्वायर बट्टे में r। हमें वैल्यू किस पर चाहिए? t बराबर 3 सेकंड पर वैल्यू निकालने, तो t का मान 3 सेकंड रख दो, 4 गुणा 3 का स्क्वायर बट्टे में r। r यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है,
तो 0.3 इसको मैं पुट कर देता हूँ। देन यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 पुट कर देंगे। तो देखिए 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 40 को 3 से गुणा करेंगे 120 आ गया, 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया अभिकेंद्रीय त्वरण। समझ में आ जाना चाहिए। कुल त्वरण पूछते, कुल त्वरण का परिमाण पूछते तो हम क्या करते, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर वर्ग करके इनको जोड़कर अंडरूट कर, मतलब ये है फॉर्मूला कुल मिलाकर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का रूट, ये है परिणामी त्वरण। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक कार 500 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वृत्ताकार पथ की रेडियस कितनी दे रखी है, 500 मीटर, चाल कितनी दे रखी है, 30 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है। चाल में परिवर्तन हो रहा है, और चाल में परिवर्तन क्या होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण होता है। चाल में परिवर्तन क्या होता है, स्पर्शरेखीय त्वरण। इसको भी दिमाग में फिट बैठा लीजिए। चाल में परिवर्तन की दर ही क्या है, स्पर्शरेखीय त्वरण है। ओके, समझ में आ जानी चाहिए। या इसको आप ऐसे लिख लो ना, dv/dt है, क्योंकि जो कुल त्वरण होता है, हमें क्या पूछा है, कार का कुल त्वरण, तो A बराबर क्या होता है, AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का रूट। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, dv/dt का स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई R का स्क्वायर का रूट, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमें AT का मान तो दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमें वैल्यू चाहिए AC की। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर V स्क्वायर अपॉन में R। V की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 30, 30 का स्क्वायर, R कितना है 500, तो यहां से ये कितना आ गया 900/500, 9/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख दें, 9/5 का मतलब कितना हो गया 1.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो A बराबर कितना आ जाएगा 80 स्क्वायर, तो 80 तो कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, इन दोनों का 4 प्लस 18 का करेंगे तो 3.24 का रूट, तो ये आ गया अंडरूट में 7.24। तो ये 2.9 के समथिंग आ गया, लगभग कितना आ गया, यदि 7.29 होता तो 27 आता, 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ये। क्लियर। तो ये थे असमानुवर्ती गति पर आधारित कुछ एग्जाम्पल। अब मैं यहां पर बात करता हूं वर्तीय गति में गति के समीकरण। चलिए अब हम देख लेते हैं वर्तीय गति के समीकरण। वर्तीय गति के समीकरण, रेखीय गति के अंदर जो समीकरण है, पहला समीकरण हमारे पास में था v बराबर u प्लस AT। दूसरा जो समीकरण था वो था s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और nवें सेकंड में तय की गई जो दूरी का फॉर्मूला है sn से पुट कर दें। कई जगह पर हमने इसको dn से भी लिखा है। तो ये होता है u प्लस 1/2a 2n-1 के इक्वल। ये जो समीकरण है वो है एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए समीकरण हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर जब सर्कुलर मोशन होती है, एक समान वर्तीय गति होती है, तब गति के समीकरण क्या हो जाएंगे। ये क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए। किसके लिए है, एक समान त्वरित गति के लिए। और एक समान त्वरित गति के लिए क्या हो जाएगा, यहां से v के स्थान पर आ जाएगा ओमेगा बराबर ω0 प्लस अल्फा टी। इसको हम लिख देंगे थीटा बराबर ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर।
फिर देखिए वी स्क्वायर की जगह आइएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और थीटा एनवें सेकंड में बनाया गया कोण जो कि ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा 2n-1 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास में समीकरण होंगे, हमने सीधे ही पुट किए हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस वीडियो के हम अंतिम दौर में हैं कि विराम अवस्था में स्थित 50 सेमी त्रिज्या की कोई एक समान वृत्ताकार डिस्क अपने तल के लंबवत और केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के पृथक घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस डिस्क पर कोई बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसमें 2.0 रेडियन पर सेकंड का नियत कोणीय त्वरण उत्पन्न कर देता है। तो 2.0 सेकंड के पश्चात त्वरण क्या होगा? देखिए इन सभी चीज़ों को एकदम क्लियर कर लीजिए कि ये है हमारे पास में जो एक्सेलरेशन है वो नियत है। एक्सेलरेशन क्या है? नियत। यहाँ पर एक समान कोणीय त्वरण के लिए ये गति के समीकरण होते हैं। देखो हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें चकती की रेडियस दे रखी है r से, मैं इसको पुट कर दूं जो कि 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख दूं, 0.5 मीटर पुट कर दूं। जो वैल्यू दी हुई है उनको हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं। फिर देखिए बल आघूर्ण काम करता है जिससे अल्फा क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो गया? और अल्फा का मान है 2.0 रेडियन पर सेकेंड, 2.0 रेडियन पर सेकेंड। ओके, हमें t बराबर 2 सेकेंड के पश्चात, t बराबर 2 सेकेंड पर a पूछा है। क्या पूछा है? त्वरण क्या होगा? अब देखो यहां पर इस चीज को क्लियर कर लो कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास में क्या होगा, वो हमें यहां पर देखना है। कोई बल आघूर्ण कार्य करता है जिससे 2 रेडियन इतना हमारे पास में अल्फा क्रिएट हो रहा है। प्रारंभ में जो चकती है वो विराम अवस्था में है। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो कुल जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास में होगा a_t स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर का रूट, ये होगा। तो at ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही, इसी वीडियो में ही बताया है। at था अल्फा आर, अल्फा का मान हमें दे रखा है 2, आर का मान हमें दे रखा है 0.5। तो ये तो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए AC कैसे याद करेंगे? AC बराबर होता है v स्क्वायर अपॉन आर। v हमें दे नहीं रखा है, इसे हम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी पुट कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर हमें विराम अवस्था में थी पहले, तो ओमेगा नॉट कितना है? 0। प्रारंभिक कोणीय वेग कितना है? 0 है। और हमें 2 सेकंड पर कोणीय वेग ज्ञात करना। तो देखो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। तो ओमेगा बराबर ये तो आ गया 0, अल्फा का मान कितना है? 2, टी का मान 2, तो 4 आ गया, 4 रेडियन पर सेकेंड। देखो ये 2.0 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओमेगा का मान मिल गया हमें, तो AC बराबर ओमेगा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इंटू 0.5, तो 16 गुणा 0.5। तो ये आ गया हमारे पास में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 है, ये 8 है, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, तो 1 प्लस 64 का रूट। 1 का मान आ गया अंडर में 65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया विद्यार्थियों, लगभग 8 आएगा, 8 पॉइंट कुछ। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने असमानुवर्ती गति होती क्या है उनके कॉन्सेप्ट समझे, साथ में उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहां पर समझे। समतल गति हम पढ़ रहे हैं। समतल में गति के हमने प्रक्षेप्य गति देखी, उसके पश्चात हमने वर्ती गति देखी है,
वर्ती गति में एक पार्ट हम और देखने वाले हैं। ये जो वर्ती गति हो रही थी वो है क्षैतिज तल में। क्षैतिज तल में कोई पिंड है, वो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा था। अब यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो अगला वीडियो होगा। आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।